हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से 5 क्वेश्चन ले रहे हैं केवल, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। छोटा वीडियो बनेगा तो आप बिल्कुल बोर ना हो, जल्दी से इसको हम ख़त्म कर लेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें जब मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो आप उसका जो है करेक्ट आंसर चूज़ करिएगा और अपने को मार्किंग करिएगा, जिससे कि आपका क्या हो, सेल्फ इवैल्यूएशन हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई इसमें वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें जो इस चैनल में जो है एमसीक्यूज़ डाले जाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होते हैं, ऑन डिमांड भी होते हैं। लेक्चर डाले जाते हैं जो ऑन डिमांड भी होते हैं और आपके लिए यूज़फुल भी रहते हैं। उसमें नोट्स दिए जाते हैं, उसको समझाया जाता है हिंदी में, और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं हेडिंग सब हेडिंग के साथ, जिससे कि बच्चे अपने नोट्स बना लो अपने नोट्स बुक में। तो इसलिए आपके फ़ायदेमंद का ही चैनल है, और मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट हैं अगर वो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो इस सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आप इस फैमिली में ऐड हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं हमारी फैमिली के साथ। और हम जो भी इसमें एजुकेशन से रिलेटेड ये देते हैं लेक्चर्स या जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके काम ही आएगा, नुकसान नहीं होगा उससे आपको। तो यही एक सब्सक्राइब का मतलब होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Which of the following is the most important nursing care for an unconscious patient? जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर कौन सा है आपको बताना है। टू मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेशन, यानी कि जो उसकी सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखना, और या फिर टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, या फिर जो एयरवे है उसको मेंटेन रखना, पेटेंट रखना, सही तरीके से उसको प्रोवाइड करना जितना उसे चाहिए, या फिर टू मेंटेन प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, या जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको करेक्ट करना, यानी कि मेंटेन रखना, या फिर टू प्रोवाइड स्किन केयर, या फिर उसको स्किन केयर जो स्किन हाइजीन होती है मेंटेन करना या स्किन केयर देना। तो इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटीज़ आपकी क्या रहेगी, जो वेरी सीरियस पेशेंट है उसके लिए, जो कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है। तो करेक्ट आंसर है टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। ठीक है, उसका एयरवे को मेंटेन रखना, एयरवे जो प्रोसेस होता है, एयरवे जो पैटर्न है उसको क्लियर रखना, एयरवे का जो स्पेस है, उसका जो एयरवे पैसेज है उसको एकदम क्लियर रखना और मेंटेन रखना, उसकी पोजीशन सही रखना, और उसकी जो करेक्ट जो ऑक्सीजन लेवल है उसका सेचुरेशन जो है, उसकी O2 सेचुरेशन को भी चेक करना, तो उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो यही मेन सबसे फर्स्ट है। हालांकि सारे ही उसके इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मेंटेन जब एयरवे प्रोसेस ही जो उसका अगर क्लियर नहीं है तो बाकी चीज़ें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तो उसका एयरवे को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज़। तो जो बोन का जो फ्रैक्चर होता है उसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हालांकि सारे ही ये कॉम्प्लिकेशन है, पर जो सबसे जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है फैट एम्पोलिज्म, हेमरेज, सेप्टिसीमिया, या फिर हाइपरटेंशन। देखिए, जो बोन फ्रैक्चर तो आपको ही पता ही है, जब उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है बोन की, वो हो जाती है, कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक हो जाती है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है ड्यू टू एनी रीजन, लाइक एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, लाइक ऑस्टोपोरोसिस वगैरह, ऑस्टोमलेशिया हो सकता है। किसी भी कारण से उसकी अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसमें होगा कि फैट एम्पोलिज्म होगा। फैट एम्बोलिज्म क्या है, ये है एक डिस्ट्रप्शन टू ब्लड सप्लाई कॉज बाय फैट ग्लोबुलाइज इन अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स में जो फैट ग्लोबुलाइज क्या होती हैं, वो सप्लाई हो जाती हैं, यानी कि रिलीज़ हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड का जो सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो
ये होता है फैट एम्बोलिज्म। और इसमें क्या होता है, क्यों होती है डिस्टर्ब, क्योंकि जो फैट एम्बोलिज्म होती है वो अकर व्हेन फैट ग्लोबुलाइज आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जो फैट ग्लोबुलाइज होती है वो रिलीज हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमा, बोन फ्रैक्चर है, तो उसको बोलेंगे फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया हेमरेज। हेमरेज का मतलब हो गया एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन है, जब बोन फ्रैक्चर होता है तो उसके जो टिश्यू, लिगामेंट और मसल्स वहाँ की इंजर्ड हो जाएंगी, वो भी साथ साथ में होती हैं, और जो सॉफ्ट कैपिलरीज वगैरह भी इंजर्ड हो जाती है, तो हेमरेज तो होना ही है। और सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। तो सेप्टिसीमिया का तो मतलब आपको पता ही है कि जो क्या होता है सेप्टिसीमिया का मतलब, कि जब क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है जो इन्फेक्शन, यानी कि एक ब्लड का इन्फेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, कि जब ब्लड का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो इस ब्लड के साथ, तो वो सेप्टिसीमिया कॉज होता है। ठीक है, फिर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होगा, जो ब्लड का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इन सब कंडीशन में ये सारी जो होती बोन फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन है, तो जो मेन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है फैट एम्बोलिज्म। अब जब किसी सर्कुलेशन में, ब्लड वेसल्स में जब फैट एम्बोलिज्म हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्कुलेशन पास नहीं हो पाएगा और वो हार्मफुल कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ये जो नीचे दी गई हैं कंडीशन, इनमें से क्या पूछा गया है कि ये विच वन फॉलोइंग इज़ नॉट। ठीक है, ये जरूर देखना है कि नॉट है या नहीं है, तो कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, अ डिजीज़ इन 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 विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी सेल। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होती है कि जो अपने हेल्दी सेल होते हैं वही उसको, जो होती है हमारा इम्यून सिस्टम उसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, यानी कि वो अपने हेल्दी सेल को नहीं नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो हेल्दी टिश्यूज जो होते हैं, हमारे हेल्दी जो सेल होते हैं उसी में अटैक करने लगता है, वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं। और रिमोटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस होती है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है अफेक्टिंग मैनी जॉइंट्स इंक्लूडिंग दोज इन द हैंड, फीट, ये सब। ठीक है, तो ये जो भी जॉइंट होते हैं हैंड फीट के, उसमें उसका इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है रिमोटॉइड अर्थराइटिस का मतलब। और जो एसएलई होती है, इसका मतलब होता है एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है कॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यू। ठीक है, ये बता ही दिया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी हेल्दी सेल को जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। तो जो एसएलई होती है वो है ल्यूपस, ल्यूपस को भी बोल सकते हैं आप। तो ल्यूपस कैन अफेक्ट द जॉइंट, स्किन, किडनी एंड ब्लड सेल, ब्रेन, हम और ये हार्ट और लंग्स, इसमें ये ल्यूपस जो होता है वो अटैक करता है। तो ये मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज़ होगी ना, तो जो एसएलई होता है वो है ल्यूपस। ठीक है, तो ये हो गया। सिफिलिस क्या होती है, अब सिफिलिस हो गया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूजुअली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड दैट स्टार्ट एज अ पेनलेस सोर। ठीक है, इसमें कैसे स्टार्ट होते हैं, पेनलेस सोर होंगे, यानी कि उसको पेन फील नहीं होगा, जो सोर स्टार्ट होते हैं जब, तो उसमें पेन नहीं होता है। ठीक है, और सेक्सुअल डिजीज़ है ये, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वजह से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये जो स्क्लेरोसिस होता है इज़ द स्टिफिंग ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, जो टिश्यू होती है वो स्टिफ हो जाती है, यानी कि हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो। ठीक है, यूजुअली कॉज बाई अ रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू विच कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो स्पेशली कौन से होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑटोइम्यून जो है वो है सिफिलिस, जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप 6 मंथ टू 2 ईयर, यानी कि 6 मंथ से 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें जो मेनिंजाइटिस होती है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है निजेरिया मेनिंजोकोकाई, नीमोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा या फिर इकोलाई। तो
जो जो ये मेनिंजाइटिस होती है, तो सबसे पहले इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स का में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें ये कॉज होती है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। टिपिकली कॉज बाय एन इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, कॉज बाय जो इन्फेक्शन है वो कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, कोई से भी ये कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेनिंजाइटिस। उसके बाद हो गया नेजेरिया, जो कोकाई होता है वो होता है जो ये नेजेरिया मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं इसको, ऑफन रेफर टू एज मेनिंजोकोकस, इज इज अ ग्राम नेगेटिव, ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, ठीक है, दैट कैन कॉज मेनिंजाइटिस। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसके वजह से ये मेनिंजाइटिस कॉज होती है। अदर फॉर्म ऑफ मेनिंजोकोक्सीमिया डिजीज़ भी फॉर्म होती है, जैसे हम बोल सकते हैं सच एज मेनिंजोकोक्सीमिया और लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गया नीमोकोकाई। नीमोकोकाई इज डिजीज, नीमोकोकल भी एक जो है डिजीज़ है जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती है बाय द बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से और नीमोकोकस की वजह से, ठीक है। फिर हो गया एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा का मतलब हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिजीज होती, इज अ नेम फॉर एनी इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा के वजह से जो भी डिजीज कंडीशन कॉज हो रही है उसको बोलते हैं ये उसके नाम से, एच इन्फ्लुएंजा के नाम से उसको बोल सकते हैं कि ये एक डिजीज कंडीशन है। और दीज बैक्टीरिया लिव इन पीपल्स नोज थ्रोट्स, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पीपल के नोज और थ्रोट में रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये कॉज नो एनी हार्म, ठीक है, उनकी वजह से कोई हार्म नहीं होता, बट सम टाइम मूव बैक्टीरिया अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और कभी कभी ये मूव करते हैं अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो ये क्या कर सकते हैं, कैन कॉज इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया इकोलाई। इकोलाई क्या हम बोल सकते हैं कि इकोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है दैट नॉर्मली लिव इन इंटेस्टाइन में रहती है, नॉर्मली रहते हैं ये, और मोस्टली दे आर हार्मलेस, ठीक है, ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं, बट और हाँ, हार्मलेस के साथ साथ ये क्या करते हैं, हेल्प कीप डाइजेस्टिव ट्रैक हेल्दी, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। सम टाइम कॉज डायरिया, और कभी कभी डायरिया कॉज करते हैं ड्यू टू ईट कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक को लेने से ये क्या करते हैं, डायरिया को कॉज करते हैं। तो इसका जो आंसर है आपको मालूम चल गया होगा, मेन जो कॉज होता है, कॉमन कॉज जो है वो है नेजेरिया मेनिंजोकोकाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर डायलिटेशन ऑफ पीपल इन चिल्ड्रन। जो इनमें से जो डायलिटेशन ऑफ पीपल होती है, बच्चे की पीपल को डायलेट करने के लिए कौन सी ड्रग इसमें से यूज़ की जाएगी, ठीक है, जो नीचे दी है वो है ट्रोपिकामाइड, डेक्सोमिथाजोन और इंडोमिथासिन या फिर एट्रोपिन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ड्रग उसको दी जाएगी बच्चे की पीपल को डायलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो ट्रोपिकामाइड होती है वो होती है वो हम बोल सकते हैं उसको, ये एक मेडिकेशन होती है यूज टू वाइडन और डायलेट द पीपल, जो कि पीपल को डायलेट करने के लिए और दी जाती है। और इसमें क्या होता है, क्यों दी जाती है, और आई में कि कुछ सर्टन एग्जामिनेशन करने होते हैं जब आई के, तब दी जाती है। और इट वर्क बाय रिलैक्सेसिंग सर्टन ये आई की जो मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने में ये हेल्प करती है, ठीक है, रिलैक्स रखती है उसको। और जो डेक्सोमिथाजोन होती है तो पता ही होगा आपको, डेक्सोमिथाजोन इज को हम बोल सकते हैं कि ये डेक्सोमिथाजोन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन होती है यूज टू ट्रीट रोमेटॉइड प्रॉब्लम। जो रोमेटॉइड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए ये यूज़ की जाती है, जैसे कि रोमेटॉइड प्रॉब्लम हो गई, नंबर ऑफ स्किन डिजीज़ हो गई, सीवियर एलर्जीज, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंग्स डिजीज़ और
अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक विथ टीबी और एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन में जो एंटीबायोटिक दी जाती है तो उसके साथ भी कभी कभी डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है। ठीक है, फिर हो गया एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन जो होती है ये हम बोल सकते हैं कि ये मेडिकेशन होती है, नोन एज द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है और यूज टू रिलीव पेन, स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस। ठीक है, उसको रिलीव करने के लिए दी जाती है, जो कि किसकी वजह से होते हैं, कॉज बाय जो अर्थराइटिस होती है, गाउट होता है, ब्रूसाइटिस होती है, टेंडोनाइटिस होती है, उसके वजह से जो ये पेन स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसको कम करने के लिए, उसके पेन को कम करने के लिए ये दी जाती है। और जो एट्रोपिन होती है उसके तो बहुत सारे यूजेस होते हैं कि एट्रोपिन जो होती है वो, इसीलिए इसको प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन भी बोलते हैं, यूज टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ लो हार्ट रेट और रिड्यूस सेलिवेशन और ब्रोंकल सिक्रेशन बिफोर सर्जरी, ये सब दी जाती है। जब भी देखा होगा इमरजेंसी में कोई पॉइजनस केसेस आते हैं तो उनके लिए एंटीडोट के तरीके से भी काम में आती है, क्योंकि जैसे कि मशरूम पॉइजनिंग हो गया या और भी अदर पॉइजनिंग हो गया, उनके एंटीडोट की तरफ भी काम करती है ये। और एट्रोपिन में भी यूज़ अलोंग और विथ अदर मेडिकेशन उनके साथ दी जाती है। और जो आई में भी इसका काफ़ी रोल होता है, उसमें क्या होता है कि इट यूज़ बिफोर आई एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्शन वगैरह का जब एग्जामिनेशन, आई का जो एग्जामिनेशन होता है तो उसमें दी जाती है ये। और उसमें और क्या दिया जाता है, और टू ट्रीट सर्टन आई कंडीशन, कुछ आई कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है, जैसे कि यूवेराइटिस वगैरह हो गया। और इट वर्क्स बाय वाइडनिंग डायलेट द प्यूपल ऑफ द आई, उसके लिए भी दी जाती है। ठीक है, उसकी जो प्यूपल को होती है उसको डायलेट करने के लिए भी ये काम करती है। तो इसमें आपको, अब हमने पूछा था कि ये जो बच्चों की जब आई की जो प्यूपल होती है उसको डायलेट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन इसमें दी जाती है, वो है एट्रोपिन। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो नए व्यूअर्स हैं वो तो पक्का उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, आपके बहुत यूज़फुल ही होगा। जो भी इसमें MCQs डाले जाते हैं या नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हिंदी में समझाया भी जाता है और नोट्स भी दिए जाते हैं पूरे, जिससे कि बच्चे उसको नोट्स बना पाएँ अपनी नोटबुक में और उसको समझ भी लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बताइएगा कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं या ज़्यादा डालने चाहिए, या आपकी अपनी कोई डिमांड है कि इस टॉपिक पे बनाइए, इस टॉपिक पे MCQ चाहिए, मतलब इस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।